Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 24 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने मिल्क कोऑपरेटिव्स को बूस्ट करने के लिए और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सहायता करने के लिए अमूल के साथ एक एमओयू साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो चलिए पहले आंध्र प्रदेश के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो प्रोडक्शन है पर डे मिल्क का वो है 4 करोड़ लीटर और इसके साथ आंध्र प्रदेश 4th नंबर पर आता है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसके साथ वो चाहते हैं कि जो उनका मिल्क कोऑपरेटिव्स है उसे बूस्ट किया जाए और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनकी सहायता की जाए, उन्हें और ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे वाले स्लाइड में। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है मिल्क कोऑपरेटिव जाइंट अमूल के साथ, जो कि है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसके तहत जो उनका मिल्क कोऑपरेटिव है उसे बढ़ोतरी की जाएगी, उसे एनकरेज किया जाएगा और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसे सहायता की जाएगी और उन्हें और ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग देम इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ रिविजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसके 3 कैपिटल्स है। विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक उनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुरनूल उनका जुडिशियल कैपिटल है और अमरावती उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किसने वृक्षारोपण अभियान स्कीम लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी अमित शाह। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान स्कीम लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। तो चलिए जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च करेंगे वृक्षारोपण अभियान स्कीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसके तहत 130 लोकेशन जो लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें वृक्षारोपण किया जाएगा, यानी कि ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। इसके तहत जो ग्रीन स्पेसेस है वो क्रिएट किए जाएंगे पेड़ के बीज वगैरह लगा के, ताकि जो भी एरियाज है जो माइंड आउट ऑलरेडी हो चुके हैं उनको रिस्टोर किया जा सके। और ये स्कीम लॉन्च की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, जो कि हैं श्री प्रहलाद जोशी। इसके अलावा उन्होंने 6 इको पार्क और टूरिज्म साइट्स का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया है। एक सिमिलर स्कीम लॉन्च की थी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इन कुकरेल फॉरेस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश के साथ चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो 700 मेगावाट का हाइडल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत 700 मेगावाट का आज़ाद वतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पाकिस्तान और चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो कंस्ट्रक्ट करेंगे आज़ाद वतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो कि है सुधोती डिस्ट्रिक्ट में ऑफ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये प्रोजेक्ट
कंस्ट्रक्ट किया जाएगा या फिर आप कह सकते हैं डेवलप्ड किया जाएगा अंडर दी CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में। और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसका जो पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट है वो है 1.5 बिलियन US डॉलर्स। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 700.7 मेगावाट और ये लोकेटेड है झीलम नदी के ऊपर और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहला, दो कंट्रीज के बीच में ये साइन हुआ है, पहला है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। और इसकी जो प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड है वो है 1.5 बिलियन US डॉलर्स। इसकी कैपेसिटी है 700.7 मेगावाट और ये झीलम नदी के ऊपर सेटअप किया जाएगा और ये 2026 तक कंप्लीट होने की इसकी संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में द वर्ल्ड्स वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्कर्स में से इनमें से किस देश का नाम है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, इंडिया। इंडिया का नाम है इन द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ग्लोबल राइट्स इंडेक्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें भारत की रैंकिंग आती है अमंग द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल। ये उनका 7th एडिशन है जो उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें वो 144 कंट्रीज को रैंक करते हैं ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स राइट, यानी कि यहाँ पे जो वर्कर्स के राइट है उसके बेसिस के ऊपर ये जज करते हैं कि क्या क्या वर्किंग कंडीशंस है, क्या वर्किंग लोगों के लिए कौन सी कंट्रीज बेस्ट है और वर्स्ट है। उसमें टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में भारत का नाम आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बाकी 9 देश कौन कौन से हैं भारत के साथ। उसमें है बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इजिप्ट, होंडुरस, कजाकिस्तान, द फिलीपींस, टर्की एंड जिम्बाब्वे। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है वो वन ऑफ द वर्स्ट रीजन्स है इन द वर्ल्ड फॉर वर्किंग पीपल फॉर 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स से कंटिन्यूसली वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका आर द वर्स्ट रीजन्स फॉर वर्किंग पीपल बिकॉज कई टाइम से वहाँ पे इनसिक्योरिटी चल रही है, चाहे आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है जैसे कि पैलेस्टाइन, सीरिया, येमेन, लिबिया, इन सब जगहों पे। और वहाँ वो काफ़ी रिग्रेसिव रीजन है फॉर वर्किंग पीपल। लोगों के वहाँ पे राइट्स वगैरह नहीं है, उनको सही से एक्सरसाइज नहीं किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वो 7 साल से कंटिन्यूसली वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, फैमपे ने हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है टीनेजर्स के लिए। इसके लिए उन्होंने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, IDFC बैंक के साथ उन्होंने की है साझेदारी। तो चलिए पहले IDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर्स है 2, उनका नाम है कुश तनेजा एंड संभव जैन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये फैमपे एग्जैक्टली है क्या। फैमपे भारत का पहला न्यू बैंक है टीनेजर्स के लिए, जिसके तहत वो उन्हें UPI और P2P ट्रांजैक्शंस करने की परमिशन देता है और उन्हें एक उनका खुद का यूनिक UPI ID क्रिएट करने का फैसिलिटी देता है और इसके लिए उन्हें कोई बैंक अकाउंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत का पहला नंबरलेस कार्ड है जो कि है फैम कार्ड। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। फैम कार्ड ग्रुप
इसके तहत जो भी फैमिली मेंबर्स है एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, एक ग्रुप अकाउंट होल्डर है जिसमें बच्चों के नाम से फैम कार्ड्स वगैरह दिया जाता है। इसमें उन्हें बच्चों को कुछ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट से इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी फिजिकल पिन वगैरह एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्लैश पिन का ऑप्शन है, तब जहाँ अगर कोई भी वो पीओएस मशीन के पास जाके कुछ परचेज करते हैं तो वहाँ पर जो कैशियर है उसे वो फ्लैश पिन वो दिखा सकते हैं और उसके बाद उनका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। ये अमाउंट डेबिट किया जाएगा उस अकाउंट, वो जो फैम ग्रुप अकाउंट है वहाँ से ये अमाउंट डेबिट किया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने साझेदारी की है विद द एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ये कार्ड है, तो चलिए उसकी और डिटेल्स जान लेते हैं। ये कार्ड लॉन्च किया गया है आईडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप में और ये एक्सेप्ट किया जाएगा रुपे पेमेंट नेटवर्क ऑफ मर्चेंट्स के पास। ये जो नया वेंचर है फैम पे का, ये क्लेम करता है कि ये जो फैम कार्ड है ये जस्ट लाइक एनी अदर डेबिट कार्ड है। इसके तहत जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी कार्ड स्टोर या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है, मैं रिपीट करती हूँ। इसे एक ग्रुप कार्ड, जैसे कि ग्रुप पॉलिसी होल्डर होता है वैसे कि एक ग्रुप अकाउंट सेटअप किया जाएगा जिसके तहत पेरेंट्स के जो अकाउंट्स है उससे डायरेक्टली इसकी पेमेंट की जाएगी। बच्चों को एक इंडिविजुअल वॉलेट दिया जाएगा जिससे वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और इसका जो पूरा कंट्रोल है वो पेरेंट्स के हाथ में रहेगा। उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कितना कितना अमाउंट डेबिट हुआ है किस किस कारणों के लिए। इससे बच्चों को एक एडेड बेनिफिट मिलेगा कि उनका एक अलग वॉलेट है और फैमिली इसको मॉनिटर कर पाएंगे कि उनके बच्चे क्या स्पेंड कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किसने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। एक्टर सोनू सूद काफ़ी लाइमलाइट में आए हैं बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे माइग्रेंट लेबर्स को अपने घर पहुंचाया है विद एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए वो नेशनल लाइमलाइट में हैं। और अब जिन लोगों की जॉब चली गई है उनके लिए उन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी अबाउट द राइट काइंड्स ऑफ जॉब्स। इस प्रवासी रोजगार प्लेटफॉर्म में उन्होंने लगभग 500 कंपनीज के साथ टाई अप किया है जो अलग अलग सेक्टर्स में जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, इन सब में, फूड में हो, एपरल में हो, इन सब सेक्टर्स के साथ उन्होंने टाई अप किया है जिसके तहत जो भी इसमें अपने आप को रजिस्टर करेगा उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस सेक्टर में या कौन सी कंपनी जॉब ऑफर कर रही है और वो प्रवासी मजदूर वहाँ से वो जॉब ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के वाइस चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी अरुण कुमार। अरुण कुमार को नॉमिनेट किया गया है एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। अरुण कुमार जो हाल ही में है डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ, उन्हें नॉमिनेट किया गया है टू बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो कि है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, जिसका अब्रीविएशन है यूआईसी और जिससे जो उनकी भाषा है फ्रेंच में कहा जाता है इंटरनेशनल डेस चेयरमैन्स। जो यूआईसी है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर रेलवेज सिस्टम जो ऑपरेट करता है ऑन द इंटर ऑपरेबिलिटी, एक कॉमन टेक्निकल स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं फॉर ट्रेन्स या फिर रेलवेज अक्रॉस दी वर्ल्ड, और जो हमारा रेल डिप्लोमेसी है उसे और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए पॉलिसीज़ वगैरह सेटअप करते हैं। तो इसमें जो भारत के अरुण कुमार है जो कि एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है आरपीएफ के, उन्हें नॉमिनेट किया गया है टू बिकम दी वाइस चेयरमैन। तो चलिए अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के। इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1922 को और इसके चेयरपर्सन उनका नाम है जियान ल्यूगी विटोरियो कैस्टली।
चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से ब्रिक्स सीसीआई के ऑनरी एडवाइजर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, साहिल सेठ को चुना गया है एज द ऑनरी एडवाइजर ऑफ द ब्रिक्स सीसीआई। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। चलिए पहले बात करेंगे साहिल सेठ कौन है। साहिल सेठ इज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम्स। ये मुंबई कस्टम्स के डेप्यूटी कमिश्नर है और इन्हें चुना गया है एज द ऑनरी एडवाइजर यानी कि सलाहकार के रूप में ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी कि सीसीआई 4 वर्षों के लिए, यानी कि 2020 से 2023 तक 4 वर्षों के लिए इन्हें चुना गया है एक सलाहकार के रूप में ऑफ द ब्रिक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यंग लीडर्स। ये जो उनका रोल है ऑफ द ऑनरी एडवाइजर, ये नो रेम्यूनरेशन अपॉइंटमेंट है, यानी कि इसके लिए इन्हें कोई भी वेतन वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने वॉलंटरीली चूज किया है, ये वॉलंटरी बेसिस पे है और इसमें कोई भी फाइनेंशियल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। तो चलिए ब्रिक्स के बारे में कुछ जान ली जाए। ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन जून 2006 और इसका निर्माण हुआ था 2009 में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स 4 थे, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और रशिया। और एट प्रेजेंट इसके 5 मेंबर्स हैं, यानी कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और साउथ अफ्रीका, जिसके इनिशियल्स को बनाया जाता है ब्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, संजीव बजाज को चुना गया है बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन के रूप में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। बजाज फाइनेंस ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि जो उनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं राहुल बजाज, अब वो स्टेप डाउन करेंगे एज द चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड फ्रॉम 31 जुलाई। इसके अलावा उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी एक मीटिंग हुई थी 21 जुलाई को, जिसमें उन्होंने अप्रूव किया है संजीव बजाज का अपॉइंटमेंट एज द वाइस चेयरमैन, जो करंटली वाइस चेयरमैन के रूप में सर्व कर रहे हैं एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड। फ्रॉम 1 अगस्त उनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया जाएगा, यानी कि वो अपनी जगह ले सकते हैं फ्रॉम 1 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, सुमित देव। सुमित देव को चुना गया है एज ए सीएमडी ऑफ द एनएमडीसी। चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सुमित देव को चुना गया है एज ए चेयरमैन एंड द मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एट प्रेजेंट सर्व कर रहे हैं एज द डायरेक्टर ऑफ पर्सनल इन द एनएमडीसी। इनका टेन्योर होगा, वो एप्लीकेबल होगा 28 फरवरी 2023 तक। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, आर नारायण स्वामी को चुना गया है तकनीकी सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ऑफ द नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे कि प्रोफेसर आर नारायण स्वामी कौन है। तो प्रोफेसर आर नारायण स्वामी आईआईएम बैंगलोर के फैकल्टी है फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और उन्हें टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस संगठन के टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के रूप में उन्हें चुना गया है। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। ये एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रेगुलेटर है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका पर्पस, NFRA का पर्पस क्या है। जो ये टेक्निकल एडवाइजरी कमिटीज़ है, इसके जो मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं और अलग अलग इंसाइट्स देते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी को ऑफ द NFRA, जिसके तहत जो भी हमारे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का जो ड्राफ्ट बनाया जाता है उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, कैसे उसे ओवरकम किया जा सके और उसमें उसको कैसे अपग्रेड किया जाता है, इसके ऊपर वो लोग एडवाइस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, प्रकाश चंद्र कनपाल को चुना गया है एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरर है और उन्होंने 22 जुलाई को अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने प्रकाश चंद्र खंडपाल को अपॉइंट किया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। वो SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड थे एज द डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जून 2019 से, और उनका जो ये अपॉइंटमेंट है ये इफेक्टिव होगा 20 जुलाई से। इसके अलावा SBI जनरल इंश्योरेंस के जो पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है जिनका नाम है पुशान महापात्रा, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। इसके अलावा वो कंटिन्यू करेंगे एज द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द SBI जनरल इंश्योरेंस। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, इनमें से किस कंपनी के साथ हमारे रक्षा मंत्रालय ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत वो T90 टैंक्स के लिए 1512 माइन प्लॉस खरीदेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ हमारे रक्षा मंत्रालय ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत T90 टैंक्स के लिए वो 1512 माइन प्लॉस खरीदेंगे। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो एक्विजिशन विंग है हमारी रक्षा मंत्रालय का, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BEML के साथ जिसके तहत T90 टैंक्स के लिए वो 1512 माइन प्लॉस खरीदेंगे। और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग है वो है 557 करोड़। इसे अप्रूव किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें जो बाय एंड मेक इन इंडिया कैटेगराइजेशन दिया गया है जिसके तहत उन्हें 50% इंडिजिनियस कंटेंट यूज करना पड़ेगा इसे बनाने के लिए। इसके अलावा जो T90 टैंक्स है उनके साथ फिट किया जाएगा ये माइन प्लॉस, जिसके तहत जो इंडिविजुअल मोबिलिटी है इन टैंक्स की उसे बढ़ाया जाएगा ताकि वो माइन फील्ड्स में इंडिविजुअली चल सके, इंडिविजुअली वो मूव कर सके। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पे जाके आप उसे डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर हमारे ऐप पे हो। तो प्लीज़ आप उसे जाके चेकआउट कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।